वालेकुम। क्या हाल है बेटा सेकंड ईयर वालों, ठीक ठाक हो? खैर खैरियत? आप अपना ख्याल रख रहे हैं, अपने घर वालों का ख्याल रख रहे हैं, साथ में दुनिया के जो काम हैं और दुनिया की तालीम जो है ये तो चलती रहती है और इसको ज़रूर चलाए रखें, लेकिन साथ में थोड़ा सा नमाज के हवाले से, साथ में थोड़ा सा यानी कुरान के हवाले से इन चीज़ों को भी साथ लेके चलें। अगर देखा जाए तो हमारे पास 24 घंटे होते हैं दिन में, और हर नमाज वज़ू का वक्त भी मिला लें तो मेरा नहीं ख्याल कि 15 मिनट से ज़्यादा लेती है। उसमें फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, चलें ज़ोहर और इशा वाली थोड़ी सी एक्सटेंड करते हैं हम, लेकिन टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगता। तो कोशिश करें साथ में अपने आप को ये आदत डालें। उस वक्त सुस्ती इसी तरह की हो रही होती है और फीलिंग यही हो रही थी कि ये क्या मतलब उठना पड़ेगा और जनाब वज़ू करना पड़ेगा और नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, लेकिन बेहतर यही है हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ जो केमिस्ट्री है या सिर्फ जो बायो है या सिर्फ जो फिज़िक्स है या सिर्फ हमारी एफएससी और या डॉक्टर बन जाना काफ़ी नहीं है, हमें थोड़ा सा आगे का भी ख्याल रखना है इंशाल्लाह ताला। तो बेटा हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था स्मोग, हमने डिस्कस कर लिया था ओजोन, और हमने ये देख लिया था कि स्मोग बेसिकली क्या है। ये स्मोक और फोग का मिक्सचर है, और ये बेसिकली इन्हीं ऑक्साइड्स की वजह से होता है जो ऑक्साइड्स हम बर्न करते हैं अपने ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, जहाज़ों में, एयरप्लेन्स में, बहरी जहाज़ों में। फिर उसके बाद आपका जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनके अंदर इनको बर्न किया जा रहा है और वहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फ़र के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। वही ऑक्साइड्स बेसिकली रीज़न बनते हैं स्मोक की। हमने ये भी बात की थी कि टाइप ऑफ स्मोक दो हैं, एक उसमें है जनाब अली आपकी रिड्यूसिंग स्मोक और दूसरा है ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। उम्मीद है कि आपने याद कर लिया होगा कि रिड्यूसिंग स्मोक इज़ ड्यू टू सॉक्स एंड ऑक्सीडाइजिंग स्मोक इज़ ड्यू टू नॉक्स। फिर हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन देखा था कि कंडीशंस क्या हैं किसी स्मोक के अपीयर होने के लिए, और उसमें कंडीशंस थी 3। वो कंडीशंस क्या थी? एक कि देयर शुड बी इनफ अमाउंट ऑफ सॉक्स एंड नॉक्स इन द एयर। सेकंड, सनलाइट शुड बी देयर। थर्ड, हमने बात की थी कि एयर फ्लो शुड बी लेस, एयर मूवमेंट ज़्यादा नहीं होगी। अगर ये होगा तो फिर इन तीनों के नतीजे में वहाँ पे स्मोक प्रोड्यूस होगा। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था जनाब अली ओजोन, और ओजोन में हमने देखा था कि एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन है, बड़ी अच्छी बात है, बेनिफिशियल है हमारे लिए। ओजोन के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं रहेगी, लेकिन दिस ओजोन शुड बी इन द स्ट्रेटोस्फीयर रीजन, दिस ओजोन शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फीयर रीजन। ट्रोपोस्फीयर में अगर ये हो तो ये हमारे लिए इरिटेंट है, बीमारियां कॉज करती है, लंग्स पे इफेक्ट करती है डायरेक्टली, और रेस्पिरेशन के प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं उसमें। इसलिए ट्रोपोस्फीयर में ये प्लूटेंट है, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में ये बेनिफिशियल है, इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। फिर हमने देखा कि ओजोन होल क्या है, और ओजोन होल क्या था कि हर साल सितंबर और अक्टूबर और नवंबर के महीनों में ये नोटिस हुआ, 1980s की बात कर रहा हूँ, कि उस वक्त ये नोटिस हुआ कि पोल्स के ऊपर, मैंने आपको बताया था ना, ये अर्थ है और ये एरियाज जो हैं ये ऊपर वाले और ये नीचे वाले, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो पोल्स के ऊपर ये नोटिस किया गया कि ये जो ओजोन की लेयर है ये थिन हो जाती है। इसको DU में मेजर करते हैं, डॉप्सन यूनिट में, और आपको मैंने बताया था कि 350 डॉप्सन यूनिट इसकी लेंथ होती है, सॉरी विड्थ होती है, मोटाई इसकी। तो ये बात नोटिस की गई कि पोल्स पे ये काम हो रहा है। तो फिर इसके बाद दुनिया के सियाने बड़े समझदार मिल के बैठे और उन्होंने फैसले किए कि मेन रीज़न विच इज़ डिप्लीटिंग द ओजोन इज़ द CFC, रोल ऑफ CFCs इन द ओजोन डिप्लीशन। उसके बाद इन्होंने फिर ये कहा कि आप इस ओजोन की ये जो CFCs हैं इनकी प्रोडक्शन को बैन करें, इनकी प्रोडक्शन को कम करें, कंट्रोल करें इसकी प्रोडक्शन को, इसके यूज़ को।
अब हमारे यहाँ जो रेफ्रिजरेटर्स और एसीज वगैरह में यूज़ होते हैं ना, ये CFCs नहीं होते, अब टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में और जो पुराने ज़रा इस तरह से काइंड ऑफ गैर तरक्की याफ्ता मुल्क हैं या तरक्की पजीर मुल्क हैं, इन मुल्कों में अभी भी सस्ती पड़ती है, चूँकि तो वो जो टेक्नीशियन होते हैं समटाइम जुगाड़ कर लेते हैं। लेकिन अच्छे जो कंट्रीज़ हैं तरक्की याफ्ता मुल्क, उनमें तो ये बैन हो चुकी है, बिल्कुल अब ये इस्तेमाल नहीं होती, इनके अल्टरनेटिव आ चुके होंगे। ओके जी बेटा, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बेसिकली डिस्ट्रॉय करते कैसे हैं? हाउ डू दे डिस्ट्रॉय द ओजोन? CFCs से मुराद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मतलब कार्बन के ऐसे कंपाउंड विच विल बी कंटेनिंग क्लोरो एंड फ्लोरो। ये आपने मैट्रिक में पढ़े हुए हैं, ये जो रिएक्शन है, ये वाली जो इक्वेशन है, ये आपने मैट्रिक में देखी हुई है। ये है जनाब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन। अगर इसको स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखूं तो मैं सिंपली यूं लिख सकता हूं, सेंटर में एक कार्बन, साथ में 3 क्लोरीन के एटम और साथ में एक फ्लोरीन का एटम। अगर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, अब देखें ना कितनी अमाउंट में ये प्रोड्यूस हो रहे थे। अभी भी हमारे यहाँ अगर किसी फ्रिज में AC में ये गैस डाली जाए और अगले साल तक मिसाल के तौर पे वो गैस 1.5 किलो 2 किलो गैस यूजुअली होती है AC में, अगर ये रिलीज़ हो जाए, ये वेस्ट हो जाए, तो ये बेसिकली कहाँ गई? ये सीधी इन्वायरमेंट से ऊपर गई। अगर दरमियान में इसको कोई और कंपाउंड मिल गया जिसने इसको रोक लिया तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर ना रोक सकी और ये ट्रोपोस्फीयर को क्रॉस करके स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच गई तो फिर तो समझ लें बेड़े गर्क हो गए ओजोन के। कैसे? देखें जरा, अगर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन तक पहुंच जाएं, ऊपर तक यानी एयर तक पहुंच जाएं, स्ट्रेटोस्फीयर तक, तो सबसे पहले ये UV रेज की प्रेजेंस में, ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज मौजूद है ना, UV रेज की प्रेजेंस में इनकी होती है ब्रेक डाउन। ये देखें 3 क्लोरीन है और 1 फ्लोरीन है, इसका होता है ब्रेक डाउन। इसका ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन ऐसे होता है, अब ये देखें ज़रा, चलिए एक छोटी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे कार्बन इस क्लोरीन के साथ मिला हुआ है, तो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला अगर बनाऊं तो मैं यूं शो करूंगा इसको, 1 क्लोरीन का एटम और 1 कार्बन का इलेक्ट्रॉन, 1 क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन 1 कार्बन का इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बन गया। इसी तरह फ्लोरीन में इसी तरह इसमें मौजूद है। होता क्या है, UV रेज की प्रेजेंस में इसकी ब्रेकेज होती है इस बॉन्ड की, और ब्रेकेज होती है यहां से, नजर आ रहा है कैमरे में सही? ब्रेकेज होती है यहां से, 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। इसको कहते हैं फ्री रेडिकल बनना। अगर आपको याद हो तो इसको वैसे कहा जाता है होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? होमोलिटिक क्लीवेज। बहरहाल जब ये क्लीवेज होती है तो दोनों तरफ अपने अपने इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या बन जाता है? एक फ्री रेडिकल बन जाता है, CFCl2 फ्री रेडिकल, और साथ में 1 क्लोरीन फ्री रेडिकल। बात समझ आ रही? ये बेसिकली बॉन्ड दरमियान से टूटता है UV रेज की प्रेजेंस में, लेकिन वो इस तरह से टूटता है कि कार्बन और अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, दोनों फ्री रेडिकल बना देते हैं। ये इस फ्री रेडिकल के बनने को यूं शो किया जाता है। अब अगला काम शुरू होता है, और ये जो क्लोरीन का एटम है ये अटैक करता है ओजोन के मॉलिक्यूल के ऊपर। जब ये ओजोन पे अटैक करता है तो ये बनाता क्या है? ये बनाता है, ओजोन को कन्वर्ट कर देता है O2 में। ओजोन का क्या था फार्मूला? O3 था ना, ये ऐसे, ये इसको यहां से आके ब्रेक करता है, यहां से आके ब्रेक करता है तो एक ऑक्सीजन को अपने साथ ले लेता है, ClO लिख दें इसको, और दूसरी तरफ क्या आ जाता है साथ में? दूसरी तरफ आ जाती है साथ में ऑक्सीजन O2। बात समझ आ रही? अब जो फ्री रेडिकल है वो किसके ऊपर आ गया? वो ClO के ऊपर आ गया, और पीछे बन क्या गई? O2।
तो O2 का तो हमें ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ऑक्सीजन बन गई है, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में तो वी वांट ओजोन। हमारा तो ओजोन का एक मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो गया ना, वो तो बर्बादी हो गई। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है जनाब, ये जो फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल बना है ये नेक्स्ट जाके किसी और ओजोन के ऊपर अटैक करता है। ये जब उस ओजोन के ऊपर अटैक करता है तो ये क्या करता है, ये इसको, ये जो ऑक्सीजन का एटम है ये इसको इसमें ऐड अप करवा देता है। अब क्या बन जाता है, अब दोबारा बन जाता है ऑक्सीजन, लेकिन कितने, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। O3 में एक ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो क्या बन जाता है, O4 बन जाएगा। तो O4 से मुराद बेसिकली 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। पीछे बचा क्या, पीछे बचा जनाब अली क्लोरीन और उसका फ्री रेडिकल। तो आप ये बात नोटिस कर रहे हैं कि ये तो अजाब वही दोबारा बन गया जो यहाँ पे बना था। ये बात नोटिस करें कि यहीं से तो ये सारा फसाद शुरू हुआ था, क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनने की वजह से। वो क्लोरीन का फ्री रेडिकल गया है, उसने जाके ओजोन के एक मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय किया है, उसके बाद उसने ओजोन के दूसरे मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय किया और लास्ट में क्लोरीन का फ्री रेडिकल वहीं का वहीं। इस वजह से और ये बात किसकी हो रही, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात हो रही। इस वजह से एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मॉलिक्यूल हजारों लाखों ओजोन के मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक मॉलिक्यूल, जब तक ये किसी और चीज से मिलके ये अजाब इसका खत्म नहीं होगा, ये मामला चलता रहेगा। तो और इसने किस चीज से मिलना है, और वहां पे है ही ओजोन। स्ट्रेटोस्फीयर में अगर ये पहुंच गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मॉलिक्यूल तो वहां पे है ही ओजोन। अब और ये किस चीज से मिले, इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन वर डिस्ट्रॉइंग ओजोन। आपने खुद देखा, वो 2 मॉलिक्यूल उसने तबाह बर्बाद कर दिए और उसके बाद दोबारा फिर वहीं पे रेडिकल, वहीं पे वो यही रेडिकल दोबारा ओजोन पे शुरू हो जाएगा। फिर ये फिर अटैक करेगा, ClO बना देगा, ओजोन मॉलिक्यूल बन जाएगा ऑक्सीजन का। ClO फिर अटैक करेगा ओजोन के ऊपर, O2 ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, O4 यानी 3 ऑक्सीजन ये, 1 ऑक्सीजन ये, 4 ऑक्सीजन बन गए। और जनाब अली क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है वो वहीं का वहीं। फ्री रेडिकल्स जो हैं ये इंतहाई रिएक्टिव होते हैं, और फ्री रेडिकल से मुराद ये होता है कि उसके ऊपर कोई ना उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है ना लूज किया, उसके अपना इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर है, ये बेसिकली अनपेयर इलेक्ट्रॉन है जो इसके ऊपर मौजूद है। समझ आ गई बात। तो ये वाला मामला बनता है बेटा, जिसकी वजह से ओजोन वाज डिप्लीटिंग। फिर हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पे बैन किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़बरें हैं कि जो ओजोन का जो होल क्रिएट हुआ था वो फिलअप हो चुका है। चलें जी, यहाँ तक बात हुई ख़त्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, और वो टॉपिक जिसका मैंने आपसे जिक्र पहले किया था कि हम 2 चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एक एयर पोल्यूशन और दूसरी वाटर पोल्यूशन। आज अब हम शुरू करते हैं वाटर पोल्यूशन को। जी जनाब, वाटर पोल्यूशन बेटा, अगर आपको ओजोन वाला लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना तो फिर आपने वो पूरा लिखना है। अगर ओजोन का लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर आप पूरा लिखेंगे, पूरी स्टोरी शुरू से लेकर आखिर तक। हेडिंग्स अलबत्ता बना देना, इसको नोट से कंसल्ट कर लेना, नोट्स में हेडिंग वगैरह बनी हुई है। और अगर मिसाल के तौर पे वो शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन डिस्ट्रॉइंग द ओजोन, तो फिर आप क्या लिखेंगे, फिर सिर्फ ये लिखेंगे जो पेज नंबर 312 पे इक्वेशंस है। क्लियर हो गया बेटा, कोई शक तो नहीं है ना। जो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का क्या रोल है, या वो कह सकता है कि हाउ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर डिस्ट्रॉइंग द ओजोन, या वो कह सकता है कि हाउ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन, तो फिर आप सिर्फ ये इक्वेशंस लिखेंगे। लेकिन अगर ओजोन का पूरा टॉपिक आता है तो फिर आप ओजोन के पूरा टॉपिक भी लिखेंगे और ये इक्वेशंस भी लिखेंगे। अच्छा जी, आए जनाब अली अब वाटर पोल्यूशन के ऊपर। कैन यू इमेजिन द लाइफ ऑन द अर्थ विदाउट वाटर? क्या आप ये सोच सकते हैं
कि इस ज़मीन के ऊपर आप पानी के बग़ैर रह सकेंगे? क्या ये मुमकिन है पानी के बग़ैर रहना? नहीं मुमकिन। ज़िंदगी की ज़मानत है पानी, और हम अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा और हम देखते हैं कि सुबह से शाम तक हमारा पानी से बेशुमार वास्ता पड़ता है। हमारी ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी है, हमारे जीने के लिए भी ज़रूरी है पानी। उसके बाद डिफरेंट जो प्लांट्स हैं दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे यूज़ द वाटर। फिर उसके बाद आपका जो घरों में काम काज हो रहे हैं, आपके जो वॉशिंग्स हो रही हैं, जो वॉशिंग आप कर रहे हैं, घरों की सफाई सुथराई, ये वाले मामला जो डोमेस्टिक यूज़ जिसको कहते हैं, वो सारा वाटर है। आप घर में पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डोमेस्टिक यूज़ में भी। फिर पानी का एक जो बहुत बड़ा इस्तेमाल है, और बड़ी अच्छी बात होगी अगर आप मुझे बताएं कि पानी का और इस्तेमाल कहाँ पे होता है डोमेस्टिक यूज़ के अलावा? कहाँ पे है? इंडस्ट्री में। फिर एक और इससे भी बड़ा इस्तेमाल, ये बातें मैं अपनी तरफ से तो नहीं कर रहा, ये बातें आपने शुरू में जहाँ पे आपने ये पढ़ा था हाइड्रोस्फीयर वाली बात, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट वाली, तो उसमें आपने ये परसेंटेजेस पढ़ी हैं पूरी। क्या थी परसेंटेजेस? डोमेस्टिक यूज़ था 8%, इंडस्ट्री यूज़ था 23%, और एक सबसे बड़ा यूज़ क्या था जो मैंने आपको उस वक्त बताया भी था कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट को सॉरी MCQs है, एग्रीकल्चर। ये करीब 69 है, ये 68 है। आपका ज़राअत मुमकिन नहीं है पानी के बगैर। इंडस्ट्री ऑफ जो आपकी ये है एग्रीकल्चर, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी पानी के बगैर। पौधे पानी के बगैर नहीं जी सकते। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि इतनी अहम चीज़ पानी को हम इंसान खुद अपने हाथों से तबाह बर्बाद करते रहे हैं और तबाह बर्बाद कर रहे हैं। जिस चीज़ का हमें पता भी है कि ये पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हम उस चीज़ को, उस पानी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। कैसे? हम उस पानी को पोल्यूट कर रहे हैं। और जब सिचुएशन ये है कि हम इसको पोल्यूट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर मैं पीछे आपको बैकग्राउंड में लेके जाऊं, ज़मीन पे जो 97% वाटर है वो सी में है, समंदर में है। ज़मीन पे जितना पानी है 2% ऑफ दैट वाटर इज़ इन द आइस कैप्स, ग्लेशियर। आपने ये भी पढ़ा हुआ कंपोनेंट ऑफ उसमें पीछे वाले टॉपिक में, कंपोनेंट्स में, जहाँ पे हाइड्रोस्फीयर की बात हुई थी। क्या 97% सी में है, 2% आइस कैप्स में है। ये जो उसमें ट्रैप हुआ है इसकी फॉर्म में, क्या नाम है इसका, बर्फ की फॉर्म, आइस की फॉर्म में। और लास्ट वन सिर्फ 1% है जो कि आप समझ लें कि फ्रेश वाटर है, और वो हमें अवेलेबल है। ऐसी है ना, ये आपने पढ़ी ये सारी परसेंटेजेस पीछे। ये 1% फ्रेश वाटर है जिसको हमने इस्तेमाल करना है, और उसका भी हम बेड़ा गर्क कर रहे हैं। कैसे बेड़ा गर्क कर रहे हैं? हम उसको पोल्यूट कर रहे हैं। हम वाटर को क्या कर रहे हैं? वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं। और वाटर को पोल्यूट किस किस अंदाज से और किस किस तरीके से किया जा रहा है वो मैं भी आपको बताता हूँ, एंड यू विल बी हैप्पी टू नो। क्या? सबसे पहली बात, लाइफ स्टॉक वेस्ट, फिर ऑयल स्पिलेज, फिर डिटर्जेंट्स, उसके बाद पेस्टिसाइड्स, फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट, और लास्ट में लेदर टैनिंग। 1 2 3 4 5 6
ये 6 तरीके जो आपके सामने लिखे हैं, ये उन चंद एक तरीक़ों में से हैं जो कि हमारे वाटर को पोल्यूट करने की रीज़न बन रहे हैं। तरीके इसके अलावा और भी बड़े हैं, अच्छी खासा हम बेड़ा गर्क कर रहे हैं इस लिहाज से। अब हम क्या करेंगे, हम इन सारे टॉपिक्स को, इन सारी हेडिंग्स को वन बाय वन ज़रा तफसील से डिस्कस करेंगे कि कैसे हम वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं और इसमें किस चीज़ का कितना हिस्सा है और कैसे मुमकिन है। सबसे पहले इसमें आता है लाइफ स्टॉक वेस्ट। सबसे पहले क्या है जनाब, लाइफ स्टॉक वेस्ट। लाइफ स्टॉक क्या होता है? लाइफ स्टॉक होता है जो हम जानवरों को पालते हैं, भेड़, बकरियां, भैंसें वगैरह, उसके अलावा जो मुर्गियां और इस तरह के जो घरों में पाले जाने वाले जानवर हैं, ये सारे लाइफ स्टॉक में आते हैं। ये सारे किस में आते हैं? लाइफ स्टॉक में। तो मैं कह सकता हूँ कि जो आपके पेट एनिमल्स हैं, ये सारे किस में आ रहे हैं? बेसिकली ये लाइफ स्टॉक में आ रहे हैं। ये लाइफ स्टॉक का वेस्ट है ना बेटा, लाइफ स्टॉक के वेस्ट से क्या मुराद है? गोबर, उनका जो गोबर है, उनका जो फजला है, उनका जो वेस्ट है, ये वन ऑफ द बिग रीजंस है वाटर को पोल्यूट करने में। कैसे? आपके जितना भी लाइफ स्टॉक है, इसका जो भी वेस्ट है, इसका जो भी गोबर फजला वगैरह मौजूद है, ये कहाँ पे होता है? ये ज़मीन के ऊपर मौजूद है, ये ज़मीन की सरफेस के ऊपर मौजूद है ना। बारिश हुई, बारिश आई और उसके बाद जनाब बारिश के उस पानी ने जब ज़मीन के अंदर जाना है तो वो उस फजले में से, वो उस वेस्ट में से, वो उस गोबर में से, उसमें से गुजर के जाना है ना सारा कुछ। जब वो उसमें से गुजरता है तो वो उसमें से साथ में मिनरल, साथ में मटेरियल, वो सारे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उस वेस्ट के अंदर मौजूद हैं, वो अपने साथ कैरी करता है। ज़मीन में नीचे गया, नीचे जाता चला गया, तो आखिरकार मैंने आपको याद है पहले भी एक बार डायग्राम बनाई थी कि वो कहाँ जाएगा? फाइनली वाटर टेबल में, वाटर टेबल में जाएगा। ये आपकी अर्थ की सरफेस है, अर्थ सरफेस है, और यहाँ से जो पानी है वो नीचे जाएगा, वो आखिरकार नीचे जाके कहाँ शामिल होगा? वो वाटर टेबल में शामिल होगा। ऐसे ही तो जितने उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो सारा कुछ अपने साथ कैरी करेगा और जाके इस पानी में शामिल होगा। ऐसे ही अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे वो लीच आउट नहीं भी कर सका तो क्या होगा? पानी जो आता है इसके साथ बारिशों, जैसे आजकल भी बारिशों का मौसम है, तो बारिश हुई है तो पानी वो पूरा सड़कों के ऊपर, गलियों के ऊपर, पूरा गाँव में से, शहरों में से पूरा वो पानी बहता हुआ आखिरकार किधर जाता है? दरियाओं में जाता है। वो दरियाओं में जाता है तो दरियाओं के बाद किस में जाता है? समुद्र में जाता है। दरियाओं में क्या है? हमारे काम की चीज़ दरियाओं में क्या है? मछलियाँ। समुद्र में हमारे काम की चीज़ क्या है? मछलियाँ। आपका अगर समुद्र या दरिया ये पोल्यूट होंगे इनकी वजह से, इसके अंदर मौजूद जो वायरसेस हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इनकी वजह से जब ये पोल्यूट होंगे तो क्या होगा? बेसिकली वो जो फिशेज़ हैं वो उनको एब्जॉर्ब करेंगे। जब आप फिश को कंज्यूम करेंगे तो बेसिकली वो आपके अंदर चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी। आपको याद है मैंने 1-2 लेक्चर पहले आपको कहा था कि आप थोड़ा सा पढ़ लें तो मैं आपको टिप्स बताऊँगा। ये चैप्टर बड़ा आसान है। इस चैप्टर में आपने देखा है कि हर चीज़ एक दूसरे के साथ रेलेवेंट है। आपको किसी किस्म का भी कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए ना, आप उसके अंदर अपना जो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है ना, आपके जहन में अगर टू द पॉइंट बात बहुत नहीं भी आ रही ना, तो आप अपना इन्फॉर्मेशन और नॉलेज उसमें पुट कर सकते हैं। ये जो आपको मैं बात बता रहा हूँ वाटर के पोल्यूट होने की, ये सारा आप देखेंगे साइकिल इसी तरह चलता रहेगा, ये बार बार चीज़ें रिपीट होती चली जाएंगी। तो जब आपका वाटर पोल्यूट हो गया बेसिकली, और अगर आपने वो पोल्यूटेड वाटर इस्तेमाल किया है, पिया है, तो क्या होगा? टाइफाइड, कॉलरा, डायरिया, ये सारा कुछ कैसे होता है? ये सारा कुछ पोल्यूटेड वाटर से होता है। अब ये पिछले दिनों भी हैज़े की जो बीमारी फैली हुई थी,
ये क्या हो रहा है सारा कुछ? ये इसीलिए हो रहा है कि आपने भी खबरें सुनी होंगी कि जनाब आपके फ़लाँ इलाके में हमारी जो सीवरेज की लाइन है वो जो पानी की जो लाइन है उसके साथ मिक्स हो गई है और घरों में जो है वो गंदा पानी आ रहा है। इस तरह का वेस्ट वाटर इस्तेमाल करने से ही बेसिकली ये सारे मसाइल होंगे। ठीक हो गया जनाब? ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑयल स्पिलेज। लाइफ स्टॉक के बाद है नेक्स्ट ऑयल स्पिलेज। ये ऑयल स्पिलेज जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑयल स्पिलेज। आप जानते हो या ना जानते हो, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स से भरे पड़े हुए हैं। क्या मैंने कहा है? किसकी प्रोडक्ट से? पेट्रोलियम की प्रोडक्ट से। अगर आप नहीं जानते ना तो मैं आपको बताता हूं कि पेट्रोलियम की प्रोडक्ट क्या है आपके गिर्द। जनाब अली, सबसे बड़ी बात आपका ऑयल, फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, जेट ऑयल, ये सारा कुछ क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। उसके बाद आपका ये जो पेट्रोलियम जेलीज इस्तेमाल होती हैं, जिसको वैजलीन आप कहते हैं, वैजलीन इस्तेमाल करते हैं, ये क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। फिर आपका प्लास्टिक, ये क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। प्लास्टिक बेसिकली इन्हीं से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही हासिल होता है। ये जो दाना प्लास्टिक का बनाया जाता है, ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में ये जो पेट्रोलियम की प्रोडक्ट हैं, इन्हीं को कन्वर्ट करके ये दाना बनाया जाता है, प्लास्टिक बनाया जाता है। तो आप सोच लें, क्या प्लास्टिक के बगैर आजकल हमारी ज़िंदगी मुमकिन है? हर चीज़ तो हमारे दाएं बाएं इर्द गिर्द प्लास्टिक से बनी हुई है। हम कितना इस्तेमाल करते हैं उसका। फिर आपके शॉपिंग बैग्स वगैरह हो गए, पीवीसीज हो गए। फिर अब तो आपका प्लास्टिक जो है ये इसमें आपके कपड़ों में भी इस्तेमाल हो रहा है। कैसे? ये जो नाइलॉन है, नाइलॉन के जो फाइबर इस्तेमाल होते हैं, जो पॉलिस्टर है, ये बेसिकली क्या है? ये प्लास्टिक से तो बन रहा है सारा कुछ। इमेजिन कर लें कि कितना यूज़ है हमारी ज़िंदगी में पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। अब जब इतना इसका यूज़ है तो फिर इसके मसाइल भी, इसके नुकसान भी। अब देखें कैसे। मिसाल के तौर पे आप ऑयल और गैस की एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं समुंदरों में। समुद्र, आपको पता है समुंदरों की तहों से बेसिकली ये ऑयल और गैसेस मिलती हैं, जिनके ऊपर भी बाद में रिफाइनरीज लगाई जाती हैं, जो कि ये सारी कन्वर्जन्स करती हैं। जब ऑयल और ये जो है, क्या नाम है इनका, सॉरी, ये प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट मूव करवाई जा रही होती हैं एक जगह से दूसरी जगह। आपके यहाँ जो एलपीजी आ रही है, एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी कहाँ से आ रही है? कतर से आ रही है। आपको याद है ना, आपसे पिछली गवर्नमेंट ने ये मुआहदे किए थे कतर के साथ एलपीजी के। ये एलपीजी कैसे आ रही है? ये बेसिकली वहाँ से गैस को लिक्विफाई करके स्पेशलाइज्ड कंटेनर्स होते हैं, उनके अंदर भर के बहरी जहाज़ों में रख के ट्रांसफ़र की जाती है कराची पोर्ट के ऊपर, या ये बहरी जहाज़ों से आती है ट्रांसफ़र करके की जाती है इस तरह से, या कोई पाइपलाइन बिछाई जाती है। आपको पता है आपका जो मुल्क है ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और क्या नाम है इनका, इधर से ताजिकिस्तान और इंडिया, ये पिछले दिनों गैस पाइपलाइन मंसूबा इन्होंने शुरू किया हुआ था, 1-2 साल पहले की बात है। ऐसे ट्रांसफ़र करने का तरीकाकार है ना। तो अगर ये ट्रांसफ़र हो रही है जनाब अली समंदरों से, अगर ये लीक हो जाए, तो अगर गैस का लीकेज हो जाए, अगर बहरी जहाज़ का कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए या वैसे कोई लीकेज हो जाए, तो वो सारे का सारा ऑयल, वो सारे का सारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं वो समंदर के अंदर फैल जाएंगे। अब जाके वहाँ पर समंदर में जब वो फैल जाएंगे तो उसको साफ़ किसने करना जाके? बात समझ आ रही? पूरी के पूरी ऑयल्स की लेयर पूरी के पूरे समंदर की तह के ऊपर, सतह के ऊपर बन जाती है। फिर बहुत सारे और एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जो कि पानी में डिजॉल्व भी हो जाते हैं, जैसे कि
जो एरोमेटिक कंपाउंड्स लेस देन 10 कार्बन होते हैं, जिनमें लेस देन 10 कार्बन होते हैं, ये बेसिकली सॉल्युबल भी होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं पानी के अंदर, तो उस तरह से भी ये शामिल है। और अगर जो बड़े हों, इससे मोर देन 10 हो, वो सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन वो भी पानी के ऊपर पूरी एक लेयर बना देते हैं। वो जब लेयर बनाएंगे तो बेसिकली क्या होगा, पानी के जो नीचे पौधे हैं, नीचे जो आबी हयात है, उनको फोटोसिंथेसिस नहीं मिलेगी, सूरज की रोशनी नीचे नहीं पहुंच सकेगी, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी। बात समझ आ रही? इस तरह से ऑयल स्पिलेज अगर खुदा न खास्ता समुंदर में हो जाए तो वो अच्छा खासा नुकसान करती है, ठीक ठाक नुकसान करती है। यहाँ तक बेटा करीब बातें इसमें हो गई हैं सारी। और आज हमने बेसिकली क्या देखा है, हमने देखा है रोल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, फिर हमने वाटर पोल्यूशन स्टार्ट किया, और वाटर पोल्यूशन में हमने लाइफ स्टॉक वेस्ट डिस्कस किया है, जिसमें हमने देखा कि जानवरों का फुजला वगैरह ये कैसे बीमारियां फैलाने का बाइस बनता है, हमारे वाटर को पोल्यूट करता है। फिर ऑयल स्पिलेज की बात हुई, उसमें हमने देखा कि अगर खुदा न खास्ता समंदर की तरफ, दरियाओं की तरफ कोई ऑयल की लीकेज हो जाती है तो वो कैसे बेसिकली हमारी लाइफ को और एक्वेटिक लाइफ को इफ़ेक्ट करती है। और इकोसिस्टम में चाहे पौधे हों, चाहे एक्वेटिक लाइफ हो, कोई भी हो, अगर वो डिस्टर्ब होगी तो इवेंचुअली हम ह्यूमन डिस्टर्ब होंगे। बात को यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में पेज नंबर 313 से डिटर्जेंट को स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, गुड लक।